सभी को एक बार फिर से प्रणाम, नमस्कार। पिछले बार में हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन से वर्ग आयुर्वेद में निर्धारित हैं। 7 वर्गों की चर्चा की थी हमने, यानी द्रव नमस्ते। और द्रव्य का अंतर रखने का हमने प्रयास किया। यानी द्रव क्या है और द्रव्य क्या है। तो द्रव यानी जो लिक्विड है और द्रव्य क्या है, जो ठोस है। ठीक है, तो द्रव्य और द्रव्य का अंतर आपको लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। द्रव का मतलब लिक्विड और द्रव्य का मतलब ठोस। तो ठोस क्या है उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। और द्रव और द्रव्य को महर्षि वाग्भट ने 7 भागों में बांटा है और इसकी चर्चा हम लास्ट टाइम में कर चुके हैं। यानी तोय वर्ग में जितने भी लिक्विड आ जाते हैं वो सारे आ जाते हैं। कौन कौन से? पानी वाले भाग वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। तो पानी यानी ग्रुप ऑफ वाटर। तो आज हम इसी तोय वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। बाकी दुग्ध वर्ग आएगा, उसमें मिल्क अलग अलग प्रकार के, भैंस का दूध, गाय का दूध क्या करता है, बकरी का दूध क्या करेगा, कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करेगा और कौन सी बीमारी में किसको लेना और किसको नहीं लेना, कौन सी बीमारी में नहीं लेना। राइट। तो आज हम तोय वर्ग में पानी के प्रकारों की चर्चा करेंगे। कहाँ से कौन सी नदी से पानी निकलती है और कौन सी पर्वत से किस दिशा की नदी का पानी किस बीमारी के लिए और कैसे फायदेमंद है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो महर्षि वाग्भट के अनुसार 7 प्रकार के वर्ग हुए। इसको चरक सूत्र स्थान 27 और चरक सूत्र 45 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 61 इसका संदर्भ रहेगा, वहां से हमने इसको उठाया है। और इस पर इन तीनों शास्त्रों के अध्ययन के बाद हमने इसके गुणों की चर्चा करने का प्रयास किया। तो जल वर्ग या तोय वर्ग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, जल वर्ग या तोय वर्ग, इसका श्लोक भी आया हुआ है। जीवनम तर्पणम, यानी ये क्या है, जीवनम। इसका नीचे पूरा इसका व्याख्यान भी दिया हुआ है। जीवनम अर्थात ये जीवन को बढ़ाने वाला है, यानी जीवनचर्या को बढ़ाने वाला है। ये सारे हो चुके हैं। इसके आगे का जो नहीं हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज की चर्चा जो उन पे नहीं हुई है उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। कुछ हाथ से लिखा हुआ है जिसको आप ठीक से पढ़ पाएंगे। जीवन अर्थात प्राण धारक है, जीवन देने वाला। और तर्पण का मतलब तृप्तिकारक, जो संतुष्टि देता है ना। पानी को पीने से संतुष्टि मिलती है। हृदय यानी हार्ट के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है। हृदय यानी प्रसन्नता कारक है, खुशी देता है और यानी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बुद्धि, बुद्धि को तीव्र करता है, तेज करता है। ठीक है। और हल्का है। अव्यक्त रस वाला मतलब जिस रस को हम व्यक्त नहीं कर सकते। पानी का टेस्ट कैसा है,
इसलिए अव्यक्त रस का शब्द का यहाँ प्रयोग किया हुआ है। तो मन के लिए अनुकूल है, ठीक है। ये जो श्लोक आया है इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। मन के लिए अच्छा है, ठंडा है, अमृत के समान है। ये जो रेन वाटर आता है उसके गुण हैं, ठीक है। अब भौम यानी समुद्र, नदी आदि का जल सूर्य की किरणों से शोषित होकर के आकाश में यानी आकाश में वाष्प के रूप में एकत्र होकर के जब बरसता है, पहले ऐसे ही होता है क्योंकि जमीन का पानी वाष्प बनता है, ऊपर जाके इकट्ठा होता है और वाष्प के ठंडा होने के बाद में बरसता है। तब इसे भूमि पर गिरने और सूर्य, चंद्रमा तथा वायु का स्पर्श होने पर इसे अंतरिक्ष जल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष जल की परिभाषा क्या है? ये भौम शब्द की परिभाषा यहाँ दिया हुआ है इसमें, ये थोड़ा छोटे अक्षरों में है ना। तो समुद्र, नदी आदि का जल सूर्य की किरणों से शोषित होकर आकाश में क्या हो रहा है, इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के जब बरसने लगता है तो जब ये भूमि पर गिरता है तो यही भौम जल कहलाता है। तो भौम जल की परिभाषा आपको पता लगी, ठीक है। तो ये भौम जल कहलाता है। तो ये भौम जल की परिभाषा हमको जानकारी मिली। जनरली होता क्या है कि जहाँ का जिस दिशा का, जिस दशा का पानी होता है उसमें सूर्य, चंद्रमा या जिसकी किरणें भी पड़ती हैं और उस मिट्टी का जैसा कलर होता है उस पानी का असर भी वैसा ही होता है। क्या होता है, उसके जो पानी का जो असर होता है वो भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी मिलती है हमें। तो मिट्टी के देश अलग अलग, जैसे देश वैसा मिट्टी का कलर होगा, और कौन कौन सी मिट्टी का कौन सा कलर होगा और कौन कौन से रस वहां से प्रकट होंगे, इसी की चर्चा हम करने का प्रयास करते हैं आगे चल करके। तो जो मिट्टी, जैसे देश के अनुसार जल के गुण क्या होंगे, तो जैसी मिट्टी होगी, मैंने कहा कि जैसी मिट्टी होगी जैसा ही वहां पर जल का असर देखने को मिलेगा। तो उसी के आधार पे हम, अच्छा इससे पहले हम पेयजल क्या होना चाहिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं, कि देख रहे हैं अपन कि ये पेयजल की परिभाषा यहाँ दी हुई है। अगर आसमान से पानी बरस रहा है, उसके उस पानी को हम शाली चावल उस पानी में डालें और चांदी के पात्र में रख दें, चांदी के पात्र में शाली चावल रख दें, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें स्माइल नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो इसका मतलब वो पानी क्या है, पीने योग्य है। ऐसे पानी को गांगीय जल कहा गया है,
ठीक है, गंगा के समान पवित्र जल कहा जाता है। तो वो चाहे वो आसमान से गिर रहा हो या किसी नदी से आए, यानी शुद्ध पानी की परिभाषा क्या मानी है हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर एकदम शुद्ध पानी की परिभाषा क्या मानी? अभी आधुनिक विज्ञान के पास में इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि शुद्ध पानी कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने टेस्ट करके पहले ही बता दिया, यानी लेबोरेटरी कोई अलग से नहीं बनाई, आपके घर को, आपके परिवार के लोगों को ही लेबोरेटरी का, उनने जो घर में चीजें व्यक्त हमारे पास में थी उन्हीं को लैब माना उन्होंने। और क्या बोला कि जो बारिश का जल बरसता है उस जल को चांदी के पात्र में एकत्र कर लो, या कोई भी जल आपको टेस्ट करना है कि पीने योग्य है या नहीं, तो उस जल को चांदी के पात्र में इकट्ठा करो और उसमें शाली चावल रख दो, और चावल का कोई भी कलर उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। 24 घंटे, 48 घंटे, कितनी भी देर रख दो तो वो पानी पीने योग्य है, ऐसा मान के चलना चाहिए। यानी शुद्ध पानी की परिभाषा क्या हुई? चावल उसमें रख दिए पानी में, और उस चावल का कोई भी उसमें पानी में कोई कलर नहीं छोड़ेगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा चावल, तो ऐसा पानी हमारे पीने योग्य है। ऐसी परिभाषा देके गए महर्षि। ठीक है, उसमें यदि कोई कलर आ जाए या कोई टेस्ट अलग से हो जाए तो समझ जाओ वो हमारे पीने योग्य नहीं है। या समुद्र का जल जैसे पीने योग्य नहीं होता, उसमें खारापन होता है, अजीब सा वो टेस्ट होता है ना, ऐसा चावल में, चावल के पानी में, चांदी के पात्र में होना नहीं चाहिए। तो वो एकदम शुद्ध पानी है, बाकी सब गड़बड़ पानी है। राइट। तो इतनी एकदम साधारण शब्दों के अंदर हमारे महर्षि ने परिभाषा दी है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं देश के अनुसार कौन सी मिट्टी के क्या गुण होंगे। ठीक है, तो श्वेत मिट्टी वाले जो देश होंगे तो उसमें क्या होगा? श्वेत, श्वेत में क्या होगा? हमेशा श्वेत मिट्टी में जो वाले देश होंगे जहां पर सफेद होंगे वहां क्या है? लवण रस की प्रधानता है, नहीं कषाय रस की। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं श्वेत मिट्टी वाले जो देश होंगे वहां पर पानी का रस, जो अपन देखें 6 रस हमने पढ़े थे, है ना, मधुर, लवण, ऐसे करके 6 जो रस पढ़े थे ना, कटु तिक्त कषाय, है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त कषाय। तो 6 रसों में से कौन से देश का पानी पे कौन सा रस उसमें प्रधान होगा, यानी वो जो रस ज्यादा होता है वही प्रधानता मानी जाती है। तो श्वेत मिट्टी यानी सफेद मिट्टी वाला जो देश होगा उसमें कषाय रस ज्यादा होगा। यानी कषाय रस का गुण क्या है? सफेद, कलर क्या है उसका? श्वेत, सफेद। और काली मिट्टी जहां पर है वहां पर क्या होगा? मधुर रस होगा। तो आपने देखा होगा जो भी, जहां पर भी काली मिट्टी वाले देश हैं वहां पर मधुर रस होगा। ऐसे ही जितने भी काली फल या काली सब्जियां देखने को मिलती है उनमें भी मधुर रस ज्यादा होगा। जैसे अभी काली गाजर आती है ना, तो काली गाजर में भी मधुर रस ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए गहरे कलर की चीजें हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। ठीक है,
तो जितना उजला कलर होगा उतना ही अच्छा नहीं है, जितना गहरा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो सफेद मिट्टी का कषाय रस, अभी अभी हमको फटाफट याद हो जाएगा, अपन 4 बार 5 बार बोलें, सफेद मिट्टी वाला कषाय रस, ठीक। काली मिट्टी वाला मधुर रस, काली मिट्टी का मधुर रस, सफेद मिट्टी का कषाय रस, काली मिट्टी का मधुर रस, ठीक। तो ठीक ऐसे ही पांडु मिट्टी वाले जो देश हैं उसमें क्या है, तिक्त रस होगा, है ना। पांडु का मतलब क्या होता है, व्हाइट और येलो वाली जो मिट्टी होती है ना, मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाइट और येलो, सफेद और पीला, ये दोनों कलर मिक्स हो जाए तो पांडु मिट्टी कहलाती है। पांडु कलर क्या होगा, दो को मिलाने से पांड या पांडु कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें सफेद और येलो मिक्स वाली मिट्टियां होंगी उस देश का तिक्त रस होगा। तिक्त का मतलब कटु तिक्त कषाय, कटु का मतलब मिर्ची जैसा तीखा, और तिक्त का मतलब कड़वा। तो कड़वे रस का कौन सा कलर होता है, अपने को क्या पता लग रहा है इससे, येलो और ही मिक्स होगा। तो जितना ज्यादा गैर इसका व्हाइट और कलर जिसमें येलो होगा वो क्या होगा, ज्यादातर कड़वा ही होगा, है। तिक्त रस, तो यहाँ पे क्या पता लगा अपने को, तिक्त रस हुआ। ऐसे ही नीली मिट्टी वाला जो देश होगा वहां पे कषाय रस और मधुर रस दोनों पाए जाएंगे, कषाय और मधुर रस दोनों पाए जाएंगे। तो ऐसे जहां पर जिस मिट्टी का कलर ज्यादा है उस मिट्टी में जिस रस के फल या औषधि होंगी वो ज्यादा उगेंगी आराम से, तो वहां पर उगाने से ज्यादा फसल प्राप्त होगी, राइट। बाकी गलत जगह गलत चीज उगाओगे तो वो इतना फलदायी नहीं होगी, है ना। तो हमको किसानी भी आ गई एक तरह से, और बहुत सारी चीजों का हम यहाँ पर पता कर पा रहे हैं देख के। तो ये सारी चीजें देखिए, नीली मिट्टी का कषाय रस और मधुर रस गुण है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, अब अपन देख रहे हैं तो तिक्त रस हुआ, और नीली मिट्टी में कषाय और मधुर रस की, और ऊषर प्रदेश में लवण रस की, ऊषर प्रदेश में, और कपिल वर्ण की मिट्टी जो होती है ना, कपिल वर्ण की मिट्टी, वर्ण का मतलब कलर, तो इसमें एल्केलाइन या क्षारी ज्यादा होगा, राइट। तो एल्केलाइन या क्षारी कहाँ पे होगा, कपिल वर्ण की मिट्टी। ऐसे ही कपिल वर्ण की मिट्टी का यदि आपने पानी पिया तो क्या होगा, क्षारीय पानी ज्यादा होगा। तो आपको यदि एसिडिटी होती है तो ठीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो एल्केलाइन बना रहा है, पानी को भी एल्केलाइन बनाएगा, खाने को भी एल्केलाइन बना देगा, क्योंकि वहां का रस ही एल्केलाइन है ना, क्षारी है, ठीक है। और सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है जहाँ मिक्स होती है वो लगभग लगभग सभी रसों से युक्त तो पाई जाती है। क्लियर। यहाँ फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। श्वेत मिट्टी वाले जो देश हैं उसमें कषाय रस पाया जाएगा, प्रधानता होगी वहां के जल के अंदर, प्रधानता कषाय रस होगी मिट्टी में भी। और काली मिट्टी है तो मधुर रस, पांडु यानी व्हाइट और येलो कलर वाली मिट्टी है तो तिक्त रस की प्रधानता होगी। नीली मिट्टी वाले में कषाय और मधुर रस, और ऊषर प्रदेश में लवण रस, और कपिल वर्ण की क्षारी यानी एल्केलाइन की। और सभी प्रकार की मिट्टी मिक्स जो आएंगी तो उसमें सभी प्रकार के रस पाए जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दें।
आपको इतनी सी देर में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो श्वेत मिट्टी यानी सफेद मिट्टी है तो कषाय रस, काली मिट्टी मधुर रस, पांडु यानी येलो और सफेद तो तिक्त रस, नीले रस वाली मिट्टी होगी, नीली कलर की मिट्टी होगी तो मधुर रस और कषाय रस, और ऊषर प्रदेश में लवण रस, कपिल वर्ण की मिट्टी होगी तो क्षारीय, और सभी प्रकार की मिक्स मिट्टी होगी तो क्या होगा, वहां पर सभी रसों की प्राप्ति होगी, वहां के पानी में और मिट्टी में। तो जिस देश की, अब एक और चीज अपन देखते हैं, नेक्स्ट वाला चार्ट। ये तो हो गया मिट्टी वाला, राइट। अब तत्वों को देखते हैं। तो जिस देश में जल की अधिकता होगी वहां हमेशा मधुर रस होगा। यानी थोड़ा सा खोदोगे और जल वहां पे ज्यादा पाया जाएगा तो वहां हमेशा क्या रस होगा, मधुर रस होगा। यानी जहां पर पानी की ज्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है वहां क्या हमेशा रस मिलेगा, मधुर रस मिलेगा। क्लियर। और पृथ्वी एलिमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर लवण रस और अम्ल रस की अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। तो जहां पर पृथ्वी रस ज्यादा होगा वहां कौन सी पाई जाएगी, जल की अधिकता पाई जाएगी, यानी जल तत्व वहां पर ज्यादा मिलेगा। और एक मिनट चार्जिंग लगा लूं। देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये कहीं और आपको मिलेंगी नहीं, न तो किताबों में पाई जाती है न कहीं और पाई जाती है। तो इसको हम याद रखना, और ये जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फिर से अपन मैं रिपीट करता हूँ इसी को। तो जहां पर क्या होगा, जल अधिक होगा, जिस देश में जल तत्व की अधिकता पाई जाएगी वहां पर मधुर रस पाया जाएगा, मतलब मधुर रस होगा वहां का। और पृथ्वी तत्व एलिमेंट की अधिकता पाई जाती है वहां पर, और पानी में जल तत्व के जगह पृथ्वी तत्व ज्यादा पाया जाएगा तो वहां क्या मिलेगा, लवण रस और अम्ल रस मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण रस और अम्ल रस। तो लवण रस और अम्ल रस वाले जो कंटेंट हैं कहाँ पर ज्यादा पैदा होंगे, खेती करनी है तो, किसानी करनी है, या कोई भी चीज अपने को प्राप्त करनी है उस मिट्टी के अंदर। हमारे शरीर में मान लो दो तत्वों की कमी आ गई, तो लवण रस और अम्ल रस, यानी पृथ्वी तत्व को लेना है तो हमको लवण रस और अम्ल रस की अधिकता जहां होगी वहां से पृथ्वी तत्व हमें मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, अग्नि तत्व की अधिकता हो तो क्या होगा, अग्नि तत्व, अग्नि क्या करता है, जलाता है। तिक्त रस और कटु रस, इन दोनों में क्या है, अग्नि तत्व ज्यादा है, ठीक है। तो अग्नि तत्व जहां मिट्टी में ज्यादा होगा वहां पर कौन कौन से रस पाए जाएंगे, तिक्त रस या कटु रस पाए जाएंगे, यानी दोनों रसों की प्रधानता होगी, ठीक है। तो मैंने आपको मिट्टी के रंग के हिसाब से बताया, और प्लस पांचों तत्वों के हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से तत्वों के आधार पे हमको, क्यों हमारा जो पंच महाभूत पांच तत्वों से बन के शरीर तैयार है, सृष्टि के अंदर भी पांच ही तत्व हैं। तो इस सृष्टि के अंदर क्या क्या कम या ज्यादा होंगे, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी ये हमने देख ही ली।
अब ये इसको दूर करना है तो क्या करना, ऐसे जगह पर चले जाना जहां पर वो कंटेंट जो हमको लेना है वहां ज्यादा है, या फिर उस टाइप की चीजों का हमें प्रयोग कर लेना है तो सारी चीजें ठीक होने लग जाएगी। मतलब बेस बेस समझना है, आयुर्वेद को रटना नहीं है, समझना है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस देश में जल तत्व ज्यादा होगा वहां मधुर रस पाया जाएगा, पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी तो वहां पर लवण और अम्ल रस पाया जाएगा, और अग्नि तत्व की अधिकता होगी तो कटु और तिक्त दोनों रस पाए जाएंगे। वायु तत्व की अधिकता रहेगी तो कषाय रस पाया जाएगा। ठीक है, यानी वात के ज्यादा गुण होंगे, वहां पर वात अधिक होगा। ठीक है, तो वहां पे हमेशा कषाय रस वाली चीजें आपको मिलेंगी, कसेली कलर की। जैसे कि अपन पश्चिमी देशों में चले जाए, ठंडे प्रदेशों में, है ना, तो वहां क्या मिट्टी का कलर भी सफेदी जैसा है, तो वहां पे कषाय रस ज्यादा मिलता है ना। तो ये इस तरह से हमको ऐसे देशों के हिसाब से वहाँ वात की वृद्धि हमेशा बढ़ी रहती है, यानी वायु तत्व प्रधान है वहां पर। तो उनके दिमाग भी आप देखोगे, वहां के लोगों की सोच भी वैसे ही है, हमेशा दिमाग में कोई ना कोई खुरापात लगी रहती है, इससे लड़ाई करना, उससे झगड़ा करना, ये करना, है ना, बिना बात की वजह कुछ ना कुछ चलता रहता था। आप देखिए पश्चिम देशों में फाइटिंग चल रही है, जहां जहां ये देशों की मिट्टी का कलर इससे मैच कर रहा है, आप देखते जाइए वो तत्व बढ़ा हुआ है, तो बढ़ने के कारण वहां जो असर दिख रहा है अपन सब देख रहे हैं। तो यही सारी चीजें समझनी है हमें। तो वात की वृद्धि वहां पे, यानी वायु तत्व की अधिकता है जहां पर, वहां पर कषाय रस पाया जाएगा, और आकाश तत्व की अधिकता है तो अव्यक्त रस पाया जाएगा। तो आपका देश भारत देश जहाँ का पानी अव्यक्त रस वाला ही है, तो यहाँ क्या आकाश तत्व है, तो हमारे यहाँ पे आकाश तत्व की वृद्धि होने से हमारा ईश्वर तत्व प्रबल होता है। ईश्वर में मानने वाले ज्यादा हैं हम, भगवान को मान के विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना। और मधुर रस होता है, या फिर हमारे यहाँ पे अव्यक्त रस होता है, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि पानी एकदम शुद्ध होता है। हमारे पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, इसलिए जितने भी आप हिमालय पे चले जाइए वहाँ अव्यक्त रस है, पानी एकदम शीतल है, हल्का है, ठंडा है ना, और अव्यक्त रस है वहाँ का। आकाश तत्व की अधिकता पाई जाती है वहाँ, तो इतना हल्का होता है कि पानी उछल उछल के कूद कूद के गिरता है। आप देखिएगा वहाँ के, यहाँ के पानी को आप ऊपर से गिराओ और एक एक लोटे में भर के वहाँ के पानी को गिराओ, तो वहाँ का पानी ज्यादा उछल कूद करता है, लेकिन यहाँ का नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ का अव्यक्त रस पानी एकदम साफ कांच की तरह एकदम। पहाड़ियों इलाके में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, आप ऊपर चले जाइए, कुल्लू मनाली के और ऊपर चले जाइए, कुटला जैसी जगहों में एकदम साफ पानी मिलेगा। एक वहां पे क्या है, अव्यक्त रस है, तो आपको बीमारियां नहीं होती, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो हर जगह का पानी का तासीर अपना अपना अलग अलग है, उसकी अपनी एक विशेष व्यवस्था है, और ये सब भगवान की देन है, सब ईश्वर तत्व का है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया, एक बार और आपको याद हो जाए इसलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। जल तत्व की जहां अधिकता होगी वहां मधुर रस पाया जाएगा, पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी वहां पर लवण और अम्ल तत्व पाया जाएगा, अग्नि तत्व की अधिकता होगी वहां पर तिक्त और कटु रस, और वायु तत्व की अधिकता है तो कषाय रस, और आकाश तत्व की अधिकता है जहां जिन देशों में अव्यक्त रस का बाहुल्य देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी लगभग। अब देखते हैं, जल 8 प्रकार के होते हैं ऐसा बताया गया है। जल कितने प्रकार का बताया? 8 प्रकार के।
ये क्या डबल डबल हो गया है इसके अंदर, तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आगे पीछे हो गया है कोई पेज। हाँ ये आ गया। जल 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार में से हम लोग देखते हैं, प्रकारों का अध्ययन करते हैं, किस किस प्रकार के माने गए हैं। कोपम, कोपम का मतलब कुएं का जल, ठीक है। कोपम अर्थात कुएं का जल। अब ये कुएं का जल एल्कलाइन माना है, क्यों माना है? क्योंकि ये भी रिस करके आता है, रिसा करके पूरा छन करके साफ होकर के आता है, जबकि नदी का पीने योग्य नहीं है। कुएं का पानी ज्यादा अच्छा है, पीने योग्य है, एल्कलाइन है। इसलिए पहले के जमाने में सीधा कुएं से पानी हम यूज करते थे। आजकल तो प्लास्टिक के पाइपों में घूम के आता है, तो सब कैंसरस हो जाता है। तो नहीं करते करते भी कितना बचे आदमी, वही वाली व्यवस्था में पढ़ करके हम, जब से प्लास्टिक के पाइप आने लगे हैं, लगने लगे हैं, और ज्यादा चीजें ऐसी खराब होती जा रही। मिट्टी के, पहले सीमेंट के पाइप होते थे, तो उससे इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अभी सब प्लास्टिक के हो गए हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर भी जब टेस्ट करते हैं तो 65% से ज्यादा प्लास्टिक पाया जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं। हाँ, कोपम यानी कुएं का जल एल्कलाइन है, और क्या है वो, क्षारीय है हिंदी में बोले तो, और पित्तवर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाला है, ठीक है। अब सारस यानी ये बड़े तालाब का जल, बड़े तालाब का जल होता है जिसको बोलते हैं सारस। ये क्या है, वात, ये क्या कर रहा है, वात को बढ़ाने वाला, वात प्लस मधुर प्लस लघु, हल्का है पचने में, ठीक है, बड़े तालाब का। और जठराग्नि को तीव्र करता है, यानी भूख को आपको बढ़ाएगा, ठीक है, जठराग्नि को तीव्र करेगा। सारस, सारस है नहीं, बड़े तालाब का पानी, छोटा नहीं, पोखर नहीं, बड़े तालाब। तड़ांग यानी तालाब का जल, ये क्या है, गुरु है, भारी है। जितना छोटा जल होगा ना, ये भी, हाँ ये ऐसा क्यों है, देखिए छोटा जो तालाब या पोखर है ना, उसके वो गांव में होता है, आस पास, उसके आसपास हमेशा पेड़ पौधे ये सारी चीजें लगी रहती हैं। तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं उसमें, तने वने और पता नहीं क्या क्या गिर जाता है। ये सब गिरने के कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसलिए गुरु कहा है उसको, क्या कहा है, गुरु। और भारी है, तो जो भारी होगा, जब हमारा शरीर उसको पचाने में असमर्थ होगा, तो हमारे शरीर में क्या बढ़ेगा, वात की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जिसको भी, जिस चीज को भी हमारा शरीर नहीं पचा पाएगा, तो समझो, जिस स्थान, जो अंग, नियम क्या है, नियम यह है कि जिस अंग को ज्यादा काम दिया जाएगा और वो काम करने में असमर्थ रहा, तो उस अंग में वात की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो नहीं पचा पाएगा, तो वो पचाने में असमर्थ रहेगा, तो क्या होगा, वात की वृद्धि वहां पर देखने को मिलेगी। चौंडे, चौंडे यानी पर्वत की भूमि फाड़ करके जो निकलता है, वो कहलाता है। ये पित्त कारक होता है, ये हमेशा क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, ऐसा पानी। बहुत ज्यादा जिसको एसिडिटी रहती है, ऐसे लोगों को ऐसे जलवा से बचना चाहिए, पर्वतों का पानी पीने से। जो पर्वतों की भूमि को फाड़ के निकलता है, जैसे झरना, झरने का पानी, ये क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ा सकता है, एसिड बढ़ा सकता है, पित्त कारक है। वैसे तो जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए अच्छा है,
जिनको भूख नहीं लगती, जिनको लेकिन एसिडिटी की शिकायत रहती है, जिनकी भूख मर चुकी है, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। ठीक है। अब प्रस्त्रवण, प्रस्त्रवण यानी झरने का जल होता है, ये दोष नाशक होता है। झरना, ये भी पहाड़ को तोड़ के आ रहा है, लेकिन ये भी झरना है। प्रस्त्रवण यानी झरने का पानी। एक मिनट में देखता हूँ। झरने का जल ये रहा, प्रस्त्रवण यानी झरने का पानी। ठीक है। तो ये झरने का पानी क्या है? ये दोष नाशक है। ये दोषों का नाश करता है, कफ पित्त वात यानी ठीक करता है। और अब आ गया है इसका आगे वाला भाग, यानी औदित। औदित यानी भूमि फाड़ कर निकलने वाला जल। कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि जल किसी भूमि में से नीचे से फाड़ करके बाहर निकलने लगा है। जैसे कि ये लावा वगैरह निकलता है ना, कभी ऐसी जगह पर होता है, तो वो कभी भूमि में से जल बाहर निकलने लग जाता है अचानक से। तो ऐसा जो जल होता है वो मीठा है और पित्त नाशक है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होगा। मीठा है, सॉरी, अग्नि तत्व नहीं, मधुर तत्व ज्यादा होगा। क्योंकि वो भूमि को फाड़ के निकला है। भूमि फाड़ के क्यों निकला? क्योंकि वो वहां पे जल की अधिकता है, और हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जल की जहां अधिकता होगी वहां पर मधुर रस ज्यादा पाया जाएगा। तो मधुर रस पाया जाएगा तो जल की अधिकता होगी, तो वो जल ऊपर भी होगा, ज्यादा गहरा नहीं होगा जमीन में, तो जल्दी से निकल भी आएगा। और अपन प्रयास नहीं करेंगे तब भी वो कई बार भूमि को फाड़ के बाहर निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो वाला जो जल क्या है हमारा, भूमि फाड़ करके निकले वाला, मीठा है और पित्त को बढ़ाता है। वापी, जिसमें नीचे तक जाने वाली सीढ़ियां हो। पहले क्या होता था, बावड़ियां होती थी ना, उसको वापी शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो जिसमें नीचे तक सीढ़ियां जाती है वो मधुर और लघु होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले के जमाने में पीने का पानी बावड़ी में से भर के लाते थे लोग, नीचे तक जाते थे, पूरा ठेठ साफ सुथरा पानी होता था उसमें। अभी तो सब गंदगी हो गई है, बावड़ियां तो खराब कर दी गई। लेकिन आप सोचिए राजा महाराजा क्या बनवाते थे, यही बावड़ियां बनाते थे, कुएं बनवाते थे, यही खुदवाते थे, बहुत गहरी गहरी बावड़ियां होती थी। तो इनके जो नीचे का पानी होता था वो हम लोग क्या करते थे, सीढ़ियों से नीचे जाते थे। तो ऐसा जो पानी है वो मधुर है, यानी मीठा है, और पचने में हल्का है। मीठा तो है, मीठा चीज, हर चीज भारी होती है पचने में, लेकिन सोचिए कि मीठा हो और साथ में पचने में हल्का भी हो, इससे बढ़िया क्या होगा। तो इसलिए बावड़ियों का पानी यानी वापी का पानी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। आज भी हम बनाए ऐसी व्यवस्था तो बहुत रोग हमारे वैसे भी दूर हो जाएंगे। हाँ, अब आते हैं नदी का जल। नदी का जल क्या है, वात कारक है, वात को बढ़ाता है, और कटु है और रूक्ष है। कटु और रूक्ष। नदी का जल कटु होता है और रूक्ष होता है, ड्राइनेस करने वाला बॉडी में। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने मिट्टी और जल और इन सभी के बारे में जाना। मुझे लगता है आज हम यहीं तक लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है। तो जल का परीक्षण और ये हमने देखने का प्रयास किया
कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से उसमें रस पाए जाते हैं, इसका हमने वर्णन समझने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही है, और आगे और हम इसका और वर्णन अच्छे से गहनता से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आपको कैसा लगा? मुझे लगता है शायद अच्छा लगा होगा। इस विषय पे आपका कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं एक आध, और फिर समापन की ओर अपन बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार।